नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आज़ाद मैदान में हम खड़े हैं। ये वही आज़ाद मैदान है जहां पर अपने मन की वेदना को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का चयन किया जाता है। आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक ये वही जगह है जहां पर धरना, मोर्चा, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, तमाम चीजें यहीं से की जाती हैं। उसके बाद मंत्रालय तक आवाज पहुंचाने के लिए इस जगह का चयन किया जाता है। एक बार फिर हम आज़ाद मैदान में हैं। हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे आज के 4 साल पहले जब हम इसी आज़ाद मैदान में आए थे, तो तब भी यही कुटुंब यहाँ पर इसी अवस्था में अपनी बदहाली पर आंसू बहाते पाया गया था। और आज दोबारा 4 साल के बाद जब हम यहाँ पहुंचे हैं, तो यही अहमदनगर का काले कुटुंब अपने परिवार के साथ यहाँ बद से बदतर परिस्थिति का सामना करने को मजबूर है। लेकिन राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। अपनी सब्र का बांध लगभग टूट पड़ा है। और एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि बोल मुंबई बोल के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, दरअसल आम मुंबईकर सोचते क्या हैं। विषय कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन उनके जहन में जो सवाल घूम रहे हैं, क्या उसका जवाब उन्हें समय रहते मिल पाता है, ये जानना बेहद दिलचस्प हो। यही सोचकर हम पहुंचते हैं उन लोगों के पास और उनकी बातें राज्य सरकार तक पहुंचाते हैं। और आज इसी तरह काले परिवार की जो समस्या है, इनकी जो वेदना है, इनके मन की जो टीस है, वो हम सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाएंगे। और उनके मातहत जितने भी सरकारी विभाग हैं, वहां बैठे उन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे जो इनके मामलों में अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम मुझे बताइए। मेरा नाम सुभाष बालू काले। 4 साल पहले हम यहाँ आए थे। 4 साल पहले जो स्थिति आपकी थी, वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। एक बार फिर आपका पूरा मामला हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। क्या है आपका मामला? मेरा मामला तो ये है, जब भी गांव वालों ने हमको बहिष्कार डाल के गांव से निकाला है, वहाँ से 4 साल हो गए। हम आज़ाद मैदान में है। आज़ाद मैदान से आपको रोकना चाहेंगे, आपका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि हमारी लड़की पर अत्याचार करने के बावजूद हम पुलिस केस किया। किन लोगों ने अत्याचार किया? मराठी समाज के लोग हैं, किशोर मारुति नवले जी, उनके खिलाफ आपने क्या किया? हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज किया, तो वो बोलने लगे कि रिपोर्ट पीछे लो, नहीं तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, खून कर देंगे, घर में आके तुमको सबको मार डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम हमारे ऊपर तो गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने हमला करने के बाद हम गांव छोड़ के इधर आज़ाद मैदान में आ गए। गांव छोड़ने में आपके कुटुंब में कितने लोग थे, कितने परिवार थे? हमारे परिवार तो सब 12-13 कुटुंब है, सब मिला के सब 12-13 कुटुंब बेघर होके कोई इधर उधर। जब भी गांव वालों ने हमला किया, तब जिस समय गांव वालों ने हमला किया, आप जिस तरीके से बता रहे हो, वो दिन कौन सा था? 5 फरवरी 2014 वो जो एफआईआर बन गई 5 फरवरी 2014 को। 6 फरवरी 2014 को हमारे ऊपर हमला हो गया। हमला होने के बाद क्या दोबारा आपने पुलिस कंप्लेंट किया? नहीं, पुलिस कंप्लेंट तो नहीं किया, वहाँ से हमको भगा दिया। आपको किसने भगाया? गांव वालों ने। क्या कहा उन्होंने? वो बोलने लगे केस वापस लो, जो लड़की पर अत्याचार हो गया है, वो जो तुमने पुलिस रिपोर्ट दिया है, वो पुलिस रिपोर्ट जब तक तुम वापस नहीं लेंगे तब तक तुम्हारा आटा पेटा खाना पीना बंद करके हमको वहाँ से भगा दिया। तो ये 2012 से है? नहीं, 5 फरवरी 2014। 2014 से लेके 2017 तक अभी तक आप अपने घर पे नहीं हो? नहीं, से आप बाहर ही हो? बाहर हो। राज्य सरकार के पास आपने क्या मांग की है? हमने तो, हम आदिवासी लोग हैं, हमारे कुछ आदिवासी लोगों के लिए कुछ सरकार ने योजना बनाई है कि तुम लोगों को कुछ ज़मीन दी जाती है। तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा वहाँ से नगर जिले से हमारे पुणे ज़िले में पुनर्वसन किया जाए। और जो सरकारी योजना की ज़मीन है, वो हमारे को उपजीविका के लिए, हमको जीने के लिए, हमारे बाल बच्चे को जीने के लिए हमको शासन के नियमानुसार जो कोई ज़मीन मिलती हो तो वो हमको दी जाए। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो एफआईआर दर्ज किया था, उस एफआईआर में जिसको भी आरोपी बनाया गया है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अब तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। आपने ये पता लगाने की कोशिश की, आपने उस पुलिस स्टेशन से ये जानने की कोशिश की कि सर हमने जो कंप्लेंट दर्ज करवाया था, दरअसल उसका हुआ क्या? आपने जानने की कोशिश की? मैंने तो जानने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वहाँ तक हम जा सकते नहीं ना। वहाँ गए तो वो लोग कुछ तो भी हमको मारपीट करके कि जान से मार देने की धमकी देते हैं लोग। ये होती है एक गरीब की वेदना, जिसे आसानी से समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। एक कंप्लेंट करना इस कदर भारी पड़ा कि अपने परिवार के साथ अपने उस गांव को छोड़ने पर मजबूर हो गए। आरोप बेहद संगीन है। कुछ तथाकथित
लोगों ने मिलकर इनके परिवारों पर हमला किया और एक रात में 12 से 13 परिवार अलग अलग तरीके से गांव से निकले, भटक गए, मुंबई के इस आज़ाद मैदान में ये मिले। इस आज़ाद मैदान में कई बार ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन कर चुके हैं, लेकिन हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं, ये कितनी बार आप आज़ाद मैदान में आए हो? आज़ाद मैदान में तो लगातार मैं 12-13 बार आ गए इधर। जब आज़ाद मैदान में आप अनशन करने बैठते हो तो क्या मंत्रालय से या कोई सरकारी महकमे से कोई अधिकारी आपकी सुध लेने आता है यहाँ पर? आप आज तक तो कोई आया नहीं। तो अपने मन से आप आते हो और चले जाते हो? वो क्या आश्वासन देते, खाली कलेक्टर पुणे जिलाधिकारी के पास भेज देते हैं, वहाँ खाली ज़मीन का पाट पुरावा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देता नहीं आएंगे, फिर वहाँ से उठाते दूसरी जगह पे शिफ्ट करते। ऐसे तो अभी तक तो 13-14 जगह पर शिफ्ट कर दिया, तो अभी तक तो कुछ उसका कोई ज़मीन का तो कुछ हमको कुछ मिला नहीं। आपने जब से अपना गांव छोड़ा है तो उस गांव को छोड़ने के बाद आपने सरकार से ज़मीन की मांग की, तो सरकार से जब आपने ज़मीन की मांग की तो सरकार की तरफ से क्या कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस या कोई भी सकारात्मक जवाब आपको मिला? अभी तक तो उसका ठोस आदेश तो अभी तक तो कोई कुछ मिला नहीं। आप ये बताइए कि आज़ाद मैदान में आप बता रहे हो कि 12-13 बार आप यहाँ पे बैठ चुके हो। आपने कहा कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं। आपने मंत्रालय दिल्ली भी आपने भेजा था पत्र, वहाँ से कितनी बार जवाब आया? वहाँ से तो 3-4 बार जवाब आया चीफ सेक्रेटरी को, पर चीफ सेक्रेटरी के पास हमको जाने नहीं देते इधर से। हम चाहते हैं कि उस पेपर को आप दिखाएं जो पेपर दिल्ली से आपके पास आया हुआ है। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी साहब की ताजपोशी की गई है, तब से कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को, अपनी शिकायत को लिखित तौर पर पीएमओ ऑफिस भेजता है तो वहां से तत्काल रिप्लाई मिलता है। और इन्हें भी रिप्लाई मिला है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इन्हें रिप्लाई दिया गया है, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। यानी एक तरफ से काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। ये जो अपने टीवी स्क्रीन पर लैमिनेटेड किया हुआ ये पत्र आप देख रहे हैं, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इन्हें भेजा गया है। साल 2016, साल 2017 कई बार इन्हें रिप्लाई तो दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी न्याय की प्रक्रिया इन्हें मिलती दिखाई नहीं दे रही है और ना ही इनके ऊपर किसी ने कोई गंभीरता दिखाई है। और अब सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने कैमरे में कैद करें और उन तमाम दर्शकों को बताने का यह प्रयास करें कि मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी बदहाली पर आंसू बहाता ये काले परिवार, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसने ठीक से अभी दुनिया नहीं देखी, लेकिन अभी से ये जो ABCD पढ़ रहे हैं, मानो ये आंदोलन रूपी ABCD पढ़ रहे हैं। जो उम्र है इनकी, ये स्कूल जाने की है, लेकिन इस उम्र में ये आज़ाद मैदान के अनशन का एक हिस्सा बने हुए हैं। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इस कार्यक्रम के बाद इस मामले में किस प्रकार का संज्ञान लेते हैं। आपसे काले साहब एक बात जानना चाहेंगे, आपने कुल ज़मीन कितनी है? ज़मीन तो वहाँ पे ये तो सब कागजात निकला है हमारे पास, सरकारी कागजात है, ये सब पेपर है, सब इतने सब पार्ट, ये सब कागजात निकला था वहाँ से। और ये कागजात निकलाने के बाद ये सरकारी ज़मीन, खाली सरकारी ज़मीन का निकालो तो हमने सरकारी ही ज़मीन का कागजात ये निकला है। गाँव गनेगांव खलसा, तालुका शिरूर, जिला पुणे, वहाँ का जो ये जो सर्कल है, ये सर्कल ने जो लेटर बनाया अभी तक, ये जो बोलिए उसके पर ये जो गट नंबर दे, वहाँ गट नंबर है 387, 423, 116, 251, 253, 334, 333 1 और 333/18। यही ज़मीन पे सब पाट पुरावा हम कर रहे हैं। वहाँ पे रहने को गए तो MIDC पुलिस स्टेशन वाले आते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास शासन का कोई ज़मीन दिया करके ठोस आदेश नहीं है। जब तक शासन तुमको ठोस आदेश नहीं देंगे तब तक ये ज़मीन में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ऐसे वैसे पुलिस अधिकारी जो आपसे कह रहा है वो तो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि आपके पास कोई शासन ने अधिकृत तौर पर कोई ज़मीन आपको आवंटित नहीं की है। आश्वासन अलबत्ता आपको ज़रूर दिया गया है। और यदि पुलिस की जो भूमिका इसमें है कोई भी नकारात्मक नहीं है, चूँकि शासन यदि गंभीरता नहीं दिखाएगा तो पुलिस प्रशासन इसमें आखिर क्या करेगा। चूँकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस महकमे पर, कायदा सुव्यवस्था बरकरार रहे, एक बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे में ये मामला है काले परिवार का,
और 14 कुटुंब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं। वृद्ध की बात की तो हमें याद आया। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम दिलीप श्यामराव पवार। आप क्यों रो रहे हैं सर? क्या करें सर, आगे कुछ समझता नहीं, पीछे भी कुछ समझता नहीं। इधर परेशानी दुनिया भर का है, खाने का, पीने का, रहने का। आप एक बात बताइए, इतने बार आप इस आज़ाद मैदान में आए, किस तरह का अनुभव आपने महसूस किया? कैसा लगा आपको? क्या प्रशासन जो है, जो अधिकारी है, वो इस यहाँ आज़ाद मैदान में क्या सुध लेने आप लोगों की नहीं आते? नहीं सर, कोई नहीं आता, कोई पूछता नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 14 कुटुंब है। खाना कैसे खाते हैं आप? सब इधर एक मस्जिद है बड़ा, वहाँ से जाके लेके आते हैं रात को, वही खाना रात को खाते हैं। बच्चा कुछ सुबह वही खाते हैं और बैठे रहते हैं सब ऐसा। सुबह से शाम, शाम से रात, और रात के बाद फिर सवेरा, फिर वही चुनौती। दिनचर्या कैसे गुजरती है, इसका अंदाज़ा इस मंजर को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से इनके आंखों के आंसू निकल रहे हैं, उसको वो बयां कर रहे हैं आंसू, इनकी बदहाली की दास्तां। चूंकि बात एक परिवार का नहीं, 14 परिवारों का है, और ये पूरा का पूरा कालेस समुदाय, ये पारधी समाज के लोग हैं, और ये पूरा का पूरा जो समाज है वो यहाँ पर विवश है। एक जिज्ञासा, एक मन के अंदर, इनके अंदर एक गिलानी महसूस हो रही है, और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो आज सामने आएगा और इनकी समस्याओं से इन्हें निजात दिलाएगा, लेकिन ऐसा होता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि इनकी आवाज़ हम राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे, और तब तक पहुँचाएंगे जब तक इस मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं आ जाती। आपका नाम क्या है? महेश रामलिंग काड़े। क्या खाना क्या खाते हो आप यहाँ बैठ के? मस्जिद पे जाते हैं, वही खाना ला के खाते हैं। आपके साथ और कितने? आपका नाम क्या है? विकी रामलिंग काड़े। कितने साल के हो आप? मैं 18 साल का हूँ। और यहाँ पे 14 साल के आप थे, तब से आप ये चल रहा है? चल रहा है। 14 साल से 18 साल हो गया। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? हमारा निर्णय कर देना चाहिए सरकार ने, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, हर व्यक्ति चाहता है, हर पीड़ित का एक ही कहना होता है कि हमारा जो फैसला है वो समय रहते सरकार क्यों नहीं कर पाती। चूंकि विषय काफ़ी गंभीर है। एक व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता है, तब तक वो सुरक्षित कहा जा सकता है, लेकिन जो वो अपने घर की दहलीज डाकता है, उसके पास, उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं एक चुनौती बनकर सामने आती है, जिसका सामना वो किस तरीके से करते हैं उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। समस्याओं पर समस्याएं, समस्याओं पर समस्याएं, और फिर एक समस्याएं। आज़ाद मैदान में हमने जिन जिन लोगों के चेहरे देखे, सभी के चेहरे बिखरे पड़े हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर परेशान है, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के चलते परेशान है, किसी की फसलें खराब हो गई है तो सरकारी मुआवजा उसे नहीं मिल पा रहा है, तो किसी के खेत में हल चलाने उसे नहीं दिया जा रहा है, किसी की ज़मीन घरकुल योजना के तहत खरीदी गई, लेकिन व्यक्ति ने कर्ज पर पैसे लेकर ज़मीन खरीदा, लेकिन आज एक तरफ कर्ज बाजारी, दूसरी तरफ कर्ज का वो ब्याज भरना, और तीसरी तरफ सरकार की तरफ से उदासीनता। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग परेशान हैं, और यही कारण है कि लगातार लोग सरकार की आर्थिक नीतियों को कोसते हैं। हमारा मकसद किसी की खिलाफत नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी को डोमिनेट करना नहीं है। हमारा मकसद खबर जनता तक पहुंचाना है। हमारे सामने धुले से आया यह परिवार आप अपने देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक, और आज कुंठित भाव से इस आज़ाद मैदान में ये धरने पर बैठे हैं। जो उम्र होती है घर में अपने परिवार के साथ गुजारने की, वो उम्र में ये अब मोर्चा और आंदोलन निकाल के यहाँ बैठे हुए हैं। नाव काय तुमचा? अनुबाई दगडू ठेलारी, राहणार लोणकडी, जिल्हा धुळे, तालुका साक्री. प्रॉब्लेम काय आहे? आपल्या आमच्या शेतीचं हे पाटील लोक, रमेश पुंडलिक पाटील, सुदाम पुंडलिक पाटील, गोदरबाई पुंडलिक पाटील, नानाभाऊ पुंडलिक पाटील यांनी आमची जमीन हडप केली. जमीन आहे तुमची? आमची म्हणजे 6 हेक्टर 40,000, पोट खराब 83,000 अशी जमीन. आमचा बाप 87 सालाला आमचा वडील मेत झाला.
त्याच्यानंतर 88 सालाला आमची अंधाऱ्यात ठेवून या लोकांनी दिशाभूल करून आम्हाला माहिती पडू दिली नाही. परस्पर यांनी खोटी खरेदी केली. ते आम्ही इकरी खरेदी केली नाही. आम्ही सही अंगठा दिला नाही. यांनी खोटं केलं. अजून मग खोटं केलं म्हणून सरकारने जमा करून घेतली. सरकारने जमा केली. सरकारला बी ते अडथळा देता बोर्ड गार्डनचा. 18 तारखेला सरकार अधिकारी तहसीलदार गेलता. त्यांनी दंगा केला. मग त्यांचा संबंध राहिला नाही. आता मालक हक्क नष्ट होऊन गेला. ती जमीन सरकार जमा झाली. मूळ मालकाला आमची परत वारसाला परत मिळावं ही माझी मागणी. कुल मिला के जब हमने किसी पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए, जब हमने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी को नहीं की, तो आखिर हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कैसे किया गया? आखिरकार इन्हें न्याय मिला है, लेकिन पूरी तरह नहीं। इनका आरोप है कि जिन लोगों ने मिलकर इनकी ज़मीन को हथियाया था, उन लोगों से ज़मीन तो किसी तरह सुरक्षित सरकार ने अपने खाते में ले ली है, लेकिन सरकार के खाते से वो ज़मीन अब इन्हें नहीं मिल पा रही है। और जिसकी दरकार लिए ये आज़ाद मैदान में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर कि हमारी ज़मीन जो हमारे बाप दादाओं ने हमें दी थी, उस ज़मीन पर कोई दूसरा कैसे अपना मालकी हक जमा सकता है। लेकिन जी हां, तिथं बोर्ड लागायला पाहिजे. तिथं त्यांना अटक झाला पाहिजे. तिथं बंदी त्यांचा पाय हाकलला पाहिजे आणि ती जमीन आम्हाला परत भेटली पाहिजे. माझं नाव दगडू आहे. दगडू कितनी ज़मीन है टोटल? आता ती जमीन मला नाही समजत. कुल मिला के ये अशिक्षित हैं और यही कारण है, इसी का फ़ायदा उठाकर इनकी ज़मीनें हथियाने का जो पूरा प्लान था वो तैयार किया गया। लेकिन किसी तरह सरकार ने इन्हें न्याय दिलाते हुए उस ज़मीन को अपने खाते में ले लिया है, लेकिन सरकार के खाते से अब ये अपने मालकी की ज़मीन को हासिल करना चाहते हैं और इसी मांग को लेकर ये आज़ाद मैदान में बैठे हैं। बहरहाल इस खबर को देखने के बाद सरकारी महकमा इनके मामले में किस तरह की गंभीरता दिखाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस आज़ाद मैदान में कुछ लोग और बैठे हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनकी समस्याओं से आपको करेंगे मुखातिब। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के काले परिवार से आपको तारुफ करवाया था और अब ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति हैं। वो किस तरीके से अपनी बातों को लेकर आज़ाद मैदान में बैठे हैं, मामला क्या है, यही इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? दीपक खंडेराव फाजगे। दीपक साहब, यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं आप? मैं 23 मार्च 2017 को इधर बैठा था। 23 मार्च के बाद 23 अप्रैल और अब 23 मई आने वाला है, यानी इतने दिन से आप यहाँ पे बैठ रहे हो। क्या आपका सुध लेने सरकारी महकमे से कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आया? नहीं, कोई नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मामला क्या है? मेरे को पंत प्रधान आवास योजना का घरकुल मंजूर हो गया है
और पहले तो वो वीडियो है ना हमारे पाथर्डी के, वो बोले थे तुमको जो घर मंजूर करने का है तो पहले तुम जगह लो। तो उन्होंने मेरे को JR दिया और वो बोले ऐसा ऐसा करो। तो मैंने गांव में से ब्याज पर 50,000 रुपये लिए और जगह खरीद ली। घरकुल योजना में घर मिलने के लिए 50,000 रुपये आपने कर्ज लिए। कितने टके ब्याज पे लिया आपने? 1.5 रुपये। 1.5 टके पे आपने पैसे उठाए 50,000 रुपये घरकुल में मकान हासिल करने के लिए। जगह आपने लिया, उसके बाद प्रशासन ने आपसे क्या कहा? तो घरकुल मंजूर कर लिया और 30,000 रुपये मेरे खाते पे डाल दिए। तो मैंने उसका गढ़ बांधा फाउंडेशन। हाँ। उसके बाद मैं फिर इधर आया कि ये 30,000 रुपये क्यों मैंने अभी खर्च किया है, गढ़ बांधा। तो मैं BDO साहब और ग्राम विकास जो सचिव है उनको एप्लीकेशन मतलब अर्जी दिया कि मेरे को अभी जो मैंने पैसा ले जगह आपने जो JR दिया था उसका सही मैंने ज़मीन खरीदी है। तो वो बोले अभी नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा। तो ऐसा करते करते 60,000 रुपये उन्होंने मेरे को 10/4/2017 को मेरे अकाउंट पे डाले। तो मैंने वो जो 50,000 रुपये लिए थे ब्याज पर उन लोगों को सब बांट दिया। तो अभी जो 50,000 रुपये आने वाले, मेरा घर तो अभी बंद पड़ा है ना, सिर्फ गढ़ फाउंडेशन। अभी बारिश चालू हो जाएगा, मैं अभी ऐसा ही निर्वासित का जीवन। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मैं, मेरी बीवी, पत्नी और 2 मेरे मूल है। आपके 2 बच्चे और आपकी पत्नी और आप। अभी आपके बच्चे और आपकी पत्नी कहाँ हैं? उजाड़ रहे, उधर ही रहे, गढ़ पर ऐसा रह रहे। तो आप कौन से जिले से आए हैं? अहमदनगर। तो अहमदनगर से इनका भी यही रोना है। अपने परिवार के साथ एक उम्मीद लगाई थी इन्होंने कि घरकुल योजना में इन्हें मकान मिलेगा, और जिस तरीके से ये GR है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, राजपत्रित, इसे आप सरकार की एक अधिसूचना कह सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरीदी अर्थ सहाय योजना शुरू करने बाबत महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक 100 और ये प्रस्तावना है उस GR का, जिसके तहत एक उम्मीद लेकर एक जमीन इन्होंने खरीदी घरकुल योजना में मकान हासिल करने के लिए। इनसे कहा गया कि आपको ज़मीन खरीदना होगा, लिहाजा 1.5 टके पर इन्होंने 50,000 रुपये का कर्ज निकाला, ज़मीन ली, शासन से उसे अवगत करवाया, जिसके बाद शासन ने इन्हें अपने दहलीज का सिर्फ चक्कर कटवाया। यही कहना चाहते हो? जिसका नतीजा ये निकला कि जिस व्यक्ति से इन्होंने 50,000 रुपये ब्याज पर लिए थे वो इन पर चढ़ाई करने लगा। मरता क्या न करता, जब 60,000 रुपये शासन ने बड़े मुश्किल से इनके अकाउंट में डाले तो उस 60,000 में से 50,000 रुपये जिस व्यक्ति का इन्होंने लिया था उसे लौटा दिया, और अब फिर से जैसे थे की स्थिति में ये आ गए हैं। अब ऐसे में इनकी बदहाली समय रहते राज्य सरकार क्या सुनेगी? जिस योजनाओं को अमली जामा पहनाने का समय समय पर दावा किया जाता है, क्या उन योजनाओं का समय रहते लाभ गरीबों को मिल पाता है? एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब तलाशने के लिए हम इस आज़ाद मैदान में आए हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हर कोई परेशान है और हर कोई व्यक्ति कोस रहा है सरकार की आर्थिक नीतियों को। चलते चलते आप अपनी मांग बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या नहीं, ये सरकार मेरा भी अभी रोने का ये टाइम है, सब उजाड़ है, कुछ नहीं मिलने वाला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से आप क्या कहना चाहोगे? वो कि सबको न्याय दो, इधर आज़ाद मैदान में हम सबको, ये भाई को सबको। दुखवा कहूँ तो का से कहूँ, हर व्यक्ति के चेहरे जो हैं गमगीन हैं, हर व्यक्ति के जहन में कई सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब इन्हें मिल नहीं पा रहा। और यहाँ पर हर कोई व्यक्ति बदहाल है। यहाँ पर आमरण उपोषण करने के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहता है ये परिवार। क्यों चाहता है, क्यों, किस लिए यहाँ बैठा है, हम इनसे पूछ लेते हैं। ये दरअसल महाराष्ट्र के बीड जिले से आए हैं, जहाँ का गेवराई तालुका है और माटे गांव है।
वहाँ के ये रहवासी हैं। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे आपका नाम? बप्पासाहेब शिवाजी चव्हाण, राहणार माटेगांव, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड। क्या समस्या है और कितने दिन से आप इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस आज़ाद मैदान की तपती धूप में बैठे हैं? मेरी खेती मेरे चाचा और चुलत भाई करने नहीं देते। खेती के अंदर गए बाद वो खेत मेरा आउट आड़ाते, मेरी मोटर चलाने नहीं देते, हन मार करते और मारने की धमकियाँ देते। उस लिए मैं उस खेत में नहीं जाता था। मेरे पिताजी को उन्होंने मार दिया। मेरे पिताजी को आग को ऐसा मार लग दिया कि वो आग बंद गिर गई सब। कौन सी भी दवाखाने गए बाद में वो आग को इलाज नहीं हो पा रहा। इसलिए आप लोकल पुलिस स्टेशन में गए थे? मैं लोकल पुलिस स्टेशन में गए बाद वो ऐसा जवाब देते थे कि वो तुम्हारा काम मौसूल में है। मौसूल में गए बाद तहसीलदार के गए बाद उन्होंने वो बताते तुम्हारा काम पुलिस के पास है। पुलिस बताते वो तुम्हारा काम इस मौसूल के पास है। ऐसा मेरे इधर उधर घुमाते। एक सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह कितनी ईमानदारी से करता है, ये इनके आरोप से इसका अंदाज़ा लगता है। आप मुझे संक्षेप में एक बात बताइए, मामला आपका व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, इसके लिए पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ गए अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाने, वहाँ से आपको ये कहा गया कि ये मामला महसूल विभाग का है। महसूल विभाग में जब आप गए तो वहाँ से क्या कहा गया आपसे? वो बोलते थे कि तुम हमारे पास नहीं आना, हो पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं। पुलिस ने जो करवाया हम कर देते, पुलिस ने केस करवाए तो हम भी सब कर देते थे। आपके हाथ में ये जो प्रति है, ये किस तरह की प्रति है? ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी दंडाधिकारी की तरफ से एक बीड़ के कार्यालय से ये निकली हुई है और ये चकनलंबा पुलिस स्टेशन के लिए लिखी गई है। हाँ, वो मैं वहाँ बीड़ जिले में कलेक्टर ऑफिस में मैदान में उपोषण में बैठा था। 20-25 बार वो उपोषण कर दिए। उन्होंने जो मुझे पत्र दिए सब, ये पत्र पुलिस को भेज दिए कि कार्रवाई कर दो, उसके पास भी परस्पर पहुंचा दो, हमारे पास भी शासन की तरफ भी पहुंचा दो। वो पहुंचने नहीं देते, कार्रवाई कैसी नहीं करने देते। वो वैसे कोई भी समस्या छोटी नहीं होती है, उसे रबड़ की तरह तान के बड़ा बना दिया जाता है। यदि समय रहते इस तरह की समस्याओं का सामना किया जाए तो इस तरह के माहौल की जो देखने को इस तरह का माहौल मिलता है, ये देखने की नौबत ना आए। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है। हर व्यक्ति को आपसे अपेक्षा है कि आपके मातहत काम करने वाली जो भी पुलिस है, अगर वहाँ अपनी शिकायत लेकर कोई शिकायत करता जाता है तो ड्यूटी पर तैनात वो ड्यूटी ऑफिसर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह संतुष्ट करे। और वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें, यदि लोकल पुलिस स्टेशन में कार्यरत कोई ड्यूटी ऑफिसर अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं करता है तो हर पुलिस थाने में एक सूचना फलक लगाई होती है कि यदि आप ड्यूटी ऑफिसर से संतुष्ट नहीं है तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, आप वहां जाइए। यदि आप उनसे भी समाधान नहीं होते हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे सहायक पुलिस आयुक्त कहा जाता है, आप वहां जाइए। यदि वहां से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप परिमंडल के उपायुक्त साहब के पास जा सकते हैं, जिसे डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर कहा जाता है। उसके बाद भी आपके रास्ते बंद नहीं होते। एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, सीपी, गृह मंत्रालय, तमाम रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। यदि उसके बावजूद आपके जहन में कोई सवाल घूम रहा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। आप यहाँ कैसे बैठे हैं? सर, मेरे पिताजी दत्ताराम तुकाराम रेड्डी से फौज में थे, तो फौज में होते तो फौजी लोगों को शासकीय पड़ी ज़मीन जो है तो वो उनको खेती के लिए दी जाती है। अभी हम लोग बौद्ध समाज के मागास वर्गीय अत्यल्प भूधारक है, तो इस वजह से हमारे पास खेती नहीं। तो शासन की योजना है कि जो सैनिक लोग जो अपने जी जान से जो यहाँ पे बॉर्डर पे जो अपनी देश की रक्षा करते हैं, जान की बाजी लगाते हैं वो। हाँ। जी हाँ, और तो उनके लिए आफ्टर रिटायरमेंट उनके लिए उनका जो आर्थिक जो उनका जीवन है तो अच्छी तरह से चले। ये तो सारे फौजियों की आप बात कर रहे हैं कि मात्र आप अपनी बात कर रहे हैं? जी, मेरे पिताजी का ही ये प्रकरण है। तो उन्होंने 7 जुलाई 1990 में, समझो ये तो प्रातिनिधिक है, तो ऐसे महाराष्ट्र में कितने सारे। संक्षेप में पूरा मामला बता दीजिए। तो सर, मेरे पिताजी दत्ताराम तुकाराम रेड्डी से इन्होंने 7 जुलाई 1990 को जिलाधिकारी सातारा इनको शासकीय पड़ी जमीन मिलने के लिए कमांडिंग अधिकारी साहब के सिफारिश के साथ एप्लीकेशन दिया था। तो 7 जुलाई 1990 का हमारा कहना ऐसा है कि 4-5 साल में ज़्यादा जो भी SIR नो
हाँ या ना। मैं उनका जिलाधिकारी की ओर से हमको उत्तर आना चाहिए था, मगर ऐसा ना होते हुए ये दफ्तर दिरंगाई बढ़ती गई। और उसके बाद उन्होंने ये जो यहाँ पे है ये लेटर, ये हमारा 7 जुलाई 1990 का ये मूल अर्ज है, और इसके अंतर्गत उन्होंने 29/10/2001 को, यानी कि 11 साल बाद उन्होंने हमको उत्तर दिया कि आप 15/5/1999 के GR के अंतर्गत अपन ये सरकारी ज़मीन मिलने के लिए पात्र नहीं है। कैसे आप तो 90 से पत्राचार कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे आपको बताया जा रहा है कि 99 के एक्ट के अनुसार आप पात्र नहीं हैं? ये तो माजी सैनिक का सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं सर। ये लोग, ये जो शासकीय अधिकारी है, ये माजी सैनिक का सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो फिर उनको मैंने यही पूछा कि 90 का एप्लीकेशन है, उसको 99 का GR कैसे एप्लीकेबल है? तो वो बोले नहीं, कार्रवाई कब हुई? तो उस समय क्या, तो उसके बाद फिर हम लोग तत्कालीन सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दयानंद मस्के जी के पास गए। मैंने उनसे कहा सर ये ऐसे एक सैनिक के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने फिर 22/2/2005 को मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन अधिकारियों ने वो जो चौकसी अहवाल जो दिया है वो सही नहीं है, तो कृपया ये प्रकरण पुनर्स्थापित करके स्पेशल केस करके इसको कर दीजिए। तो उसके बाद फिर 14/3/2006 को मंडल अधिकारी दहिवड़ी, तो उन्होंने चौकसी अहवाल दिया। वो जगह पे गए, जमीन देखी, उनके कागजात देखे, और उन्होंने चौकसी अहवाल दिया कि जमीन देने से हरकत सब कुछ हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिला। तो उसके बाद में 15 जुलाई 2015 पे यहाँ पे उपोषण पे बैठा। 30/9/2015 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की भेंट हुई। उन्होंने कागजात दे के उन्होंने आदेश दिए कि तपासून घ्यावे। मैंने शुरू से लेके लास्ट तक पूरे कागजात जोड़े थे, कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 21 नवंबर 2016 को फिर मैं धरने पे बैठा। चंद्रकांत दादा पाटिल महसूल मंत्री महोदय, उनकी भेंट हुई। उन्होंने, आपकी दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जैसे थे वैसे आज भी इसी आजाद मैदान में बैठे हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। यानी ये शख्स अपने रिटायर्ड फौजी पिता के लिए कई सालों से पत्राचार पर पत्राचार किए जा रहा है। 26 साल बीत गए। एक बच्चा यदि पैदा हो, यदि एक बच्चा जन्म ले, तो वो बालिग हो जाता है 21 साल में, और इनकी लड़ाई 26 साल में। जैसे थे वैसे आज भी है, स्थिति जस की तस है, और सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि इन 24 न्यूज़ द्वारा इस खबर को चलाने के बाद सूबे की सरकार में बैठे वो तमाम मंत्री किस तरह की गंभीरता दिखाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे इस खास पेशकश में समय काफ़ी कम है, लेकिन चलते चलते हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये मुंबई का आज़ाद मैदान है, और इस आज़ाद मैदान में अपनी मांगों को लेकर कई लोग बड़े पैमाने पर अनशन में बैठे हैं। अब हम पहुंचे हैं हिंद कामगार संगठन के परचम तले। ये तमाम कामगार जो धरने पर बैठे हैं, जेनिथ बिरला व्यवस्थापन के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोल मोर्चा निकाल दिया है। हम इन्हीं से संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र मोहिते है। कितने दिन से यहाँ पे बैठे हैं आप? आज 89 डेज हो गया। 89 डेज, 3 महीने में एक दिन कम। मामला संक्षेप में समझा दीजिए कि ये जेनिथ स्टील पाइप्स, जेनिथ कंपनी, जेनिथ बिरला लिमिटेड खपोली, यस बिरला ग्रुप, मामला क्या है? मामला ऐसा है, 12/12/2013 में इन्होंने बेकायदेशीर बंद करके तालाबंदी कर दिया है। तालाबंदी कर दिया है, और कम से कम 200 परमानेंट कामगार, 100 स्टाफ कामगार और 250 कॉन्ट्रैक्ट के कामगार, सबको बाहर निकाला है। 2 साल कामगार हैं टोटल 400-500 के करीब है। 400-500 के करीब है। हाँ। और ये 400-500 के जो कामगार की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने इस कंपनी को कितने साल दिए? इन्होंने कम से कम 35 साल 40 साल ऐसे भी दिए हैं। 35 साल 40 साल। और जी जी, मैंने 35 साल से काम किया है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनिरुद्ध पवार। पवार साहब, किस तरह का तजुर्बा आपके पास है इस कंपनी को लेकर? इस कंपनी में जब हम लोग थे, चालू थे, तभी अच्छी तरह से चल रहे थे, सब मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन अचानक 2012 में ना, 12/12/2013 में उन्होंने बेकायदेशीर बंद किया, और सेम प्रोडक्शन तारापुर, मुरबाड़, त्रिची, उधर ऐसे 4 जगह उन्होंने, और सेम फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन बनता है उधर अपना ब्रांड बना के
वो प्रोडक्शन माल निकाल के बाहर मार्केट में बेच रहा है। और बिना कामगार का सपोर्ट लिए, बिना कामगार का सपोर्ट लिए, और सब ये कामगार जो मदर प्लांट है वो अपना सब कामगारों को बेघर कर दिया है। सारे कामगार को बेघर कर दिया है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को यदि मारना है तो उसके आर्थिक उत्पन्न पर हमला कीजिए। यदि उसका आर्थिक उत्पन्न बंद हो जाएगा तो उसकी ताकत अपने आप क्षीण हो जाएगी। तो फिर ये लड़ाई किस तरह लड़ पाएगा? और आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाते ये तमाम कामगार मुंबई के आज़ाद मैदान में सरकार से मांग कर रहे हैं न्याय की। कंपनी जो है कल तक इनके पसीने से अपने कंपनी का आयाम तय किया करता था, आज इनके पसीने से उसे बदबू आ रही है। ये कंपनी की तानाशाही नहीं तो इसे और क्या कहें। हम एक संक्षेप में जरा आपसे जानना चाहेंगे, वजह क्या थी, कहां से खटास पैदा शुरू हुआ? कुछ नहीं, खटास नहीं हुई, कुछ नहीं, अच्छा चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास, सब अच्छे से चल रहा था, रिलेशन भी अच्छे थे मैनेजमेंट के, कामगारों के, आचार्यों को उन्होंने बंद किया। फिर हमने अभी 1.5 साल के बाद बंद किया। आप जो बता रहे हो सरकार, जरा अचानक बंद होने के पीछे का कारण बताओ ना। का कुछ कारण नहीं है, वो खाली बोले कि भाई वो अमेरिका में माल ज़्यादा जाता था, वो अभी जाना बंद हुआ है, प्रोडक्शन ये हो रहा है, ऐसा उन्होंने सब नाटक करके वो बंद करवाया। हमने 1.5 साल पहले यशवर्धन बिरला जो ग्रुप बिरला हाउस है, वर्षा बंगला मलबार हिल के बाजू में वर्षा बंगला, उधर हम 3 बार धरने लिए, फिर भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। बाद में दालामाल हाउस करके है विधान भवन के बाजू में, उधर भी हमने 2-3 बार, हमारे लेडीज़ भी गई, सब हमारा परिवार गया, उधर भी हम लोगों ने ये किया, उधर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बाद में हमने 23 सितंबर को 6 दिन यहाँ बैठे। फिर कामगार मंत्री हमको बोले, मुख्यमंत्री साहब को भी मिले हम, उनको भी लेटर दिया, उन्होंने फिर हमको बोले भाई कामगार मंत्री ये करेंगे। कामगार मंत्री हमको बोले तुम अभी इसमें हम कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे। बाद में फिर पूरा टाइम ऐसा ही निकल गया। बाद में अभी हम 6 फरवरी से इधर बैठे हैं धरना लेके। वापिस मैंने क्या होता है, हमारा सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, हम यही चाहते हैं कि सरकार ने ये प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा दबाव डाल के हम लोग को न्याय दिलाए। हमारी पहली यूनियन थी, उन्होंने हमको हमारे तरफ कुछ देखा भी नहीं। हमारे कॉलोनी में जेनित कॉलोनी करके है, उधर हमारे 100 के करीब कामगार रहते, कुटुंब रहते फैमिली के साथ। ये मैनेजमेंट क्या करती है, बार बार जानबूझ के लाइट कट करती है, बिल नहीं भरती है, बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाती है, बिजली कट जाएगी तो 8-8 दिन 10-10 दिन लोगों को ऐसा ही रहना पड़ता है। गए साल में 15-20 दिन 12वीं 10वीं की स्कूल एग्ज़ाम चालू थी, फिर भी उन्होंने लाइट काटा था जानबूझ। कॉलोनी कहाँ आया? ये खपोली। वैसे हम खपोली के उस जैनित कॉलोनी में भी जाएंगे और वहाँ की वास्तुस्थिति क्या है इससे आपको अवगत करवाएंगे। सवाल इनके पास कई है, अपनी मांगों को लेकर ये आज़ाद मैदान में बैठ चुके हैं। इन्होंने वर्षा बंगले के पास बिरला हाउस के बाहर आंदोलन कई बार किया, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है और अब बेरोजगारी की जो तलवार है इनके ऊपर लटकी हुई है। आपका नाम जानना चाहेंगे? ज्ञानेश्वर दगड़ू पवार। सर ये बताइए, इसमें आपको क्या लगता है, क्या कोई बहुत बड़ा कारण है या कोई सियासत है या कंपनी बंद करने का एक हथकंडा है, क्या है ये? इसमें सियासत तो कुछ नहीं है, ये जानबूझ से कर रहे हैं कंपनी। जो कंपनी जो हमारे इधर कंपनी जो काम कर रहे लोग हैं और भी इसमें कुछ लोग शामिल है और जानबूझ से कर रहे हैं, उनको तो कंपनी चढ़ाने का है। लेकिन हुआ है क्या, इसमें जो पुराने जो कामगार है उसमें 30 साल 35 साल जिसने सेवा किया कंपनी का, अब खून पसीना हम लोग ने घाला, खून पसीना घाला कि इन लोगों को कंपनी का हम लोग बड़ा कर दिया है। लेकिन उनका अभी ये क्या है कि भाई चलो अभी इनका भी जो चला है इन लोग का राजकारण कि अभी काउंटर में हर जगह भी काउंटर काम चालू हो रहा है, तो इनको यही लगा है कि हम लोग काउंटर में चलेंगे। करो तुम काउंटर में, हमारा कुछ नहीं मतलब इससे, हमारे देने दो, जो हम लोग कंपनी में जो खून पसीना लगा है हम लोग ने उसे पेमेंट हमको दो, उसे मोबाइल हमको दो और तुम कुछ भी करो, उससे लेन देन में हमको। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कॉन्ट्रैक्ट पर जो लेबर लिए जाते हैं ये सिर्फ निजी कंपनी का मामला नहीं है, ये सरकारी महकमे का भी लगभग यही मामला है। कुछ दिन पहले हमने मरोल बस आगार के पास उन तमाम बेस्ट कर्मियों की प्रतिक्रियाएं ली थी जिन्हें कई महीने का वेतन नहीं मिला है, जबकि बेस्ट का उपक्रम मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाती है। उनका भी यही कहना था कि अब प्राइवेट लोगों को लाकर सरकारी महकमे में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और यही चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलती है। आपका नाम क्या है? हरिंद्र दास। दास साहब ये बताइए,
आपने कितने साल काम किया यस बिरला साहब की कंपनी में? 35 साल। 35 साल। 35 साल। तो आज जो स्थिति पैदा हुई है इन 35 साल में कभी देखने को मिली थी? नहीं अभी तो तीन साल से ज़्यादा हो गए तो बंदी है। पहले ऐसा नहीं था, एकदम बढ़िया चल रहा था। आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको, जैसे आप बोल रहे हैं 3 साल से इसकी स्थिति डामाडोल है, 3 साल के पहले ऐसा कोई माहौल पैदा हुआ जिसमें आपको लगा हो कि अब ये कंपनी में ताला लगने वाला है? नहीं ऐसा पहले भी किया है, पहले भी 11 महीने एक बार बंद किया था, उस टाइम में भी कामगार उधर गया। 11 महीने के बाद पूरी चालू किया। आपकी मांग क्या है फाइनली? पहले हमारा कंपनी चालू करो, हमको नौकरी दो। आपका नाम क्या है? विजय कुमार कड़ू। कड़ू साहब ये बताइए, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार में तो बहुत ऐसा 10 आदमी रहते हैं। आपने इस कंपनी को कितना साल दिया? 36 साल। 36 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि एक ऐसा दिन आएगा कि कंपनी पर ताला लटकने की? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो कंपनी 53 50 को एक्सपोर्ट करता था। हाँ, 53 देशों को निर्यात करता था अपने प्रोडक्ट, और अभी भी ये कंपनी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित और प्रख्यात है। तो वजह क्या है कि अब इनके प्रति जो उदासीन रवैया अख्तियार किया जा रहा है और कंपनी को किसी दूसरे इलाके में इस्टेब्लिश करके वहाँ पर प्रोडक्शन निकालने की बात कही जा रही है। फाइनली आपकी मांग क्या है साहब, आपसे जानना चाहेंगे। हम देखो, हिंद कामगार संगठन डॉक्टर कैलाश भाऊ कदम ये हमारे नेता है, उनके माध्यम से हम ये फैक्ट्री वापस चालू होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को वापस काम मिलना चाहिए। जो रिटायर हुए कामगार उनका जो ग्रेजुएटी होगा, जो भी कॉम्पेंसेशन है वो भी मिलना चाहिए, और वापस ये फैक्ट्री चालू करके वहाँ की रोजी रोटी लोगों को मिलनी चाहिए। उसके लिए हम ये माध्यम से जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, जब से हमारा निर्णय हमको अच्छा मिलता नहीं। और कंपनी बंद हुई है तब से लोगों की हाँ मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारा 3.5 साल का पेमेंट, आपकी ग्रेजुएटी वगैरह सब मिली? नहीं कुछ नहीं मिला, सब ऐसा ही है। हम और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दूसरे जो ग्रुप है बिरला ग्रुप, जैसा आदित्य बिरला ग्रुप है, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो बिरला ग्रुप का जो नाम गलाने का काम ये यशवर्धन बिरला ने जो किया है, वो आप ये बिरला को बचाओ, ये फैक्ट्री को बचाओ, ये कामगारों की दुआ आपको लगेगी। ये जो जेनित बिरला ग्रुप है वो आप, ये आदित्य बिरला ग्रुप को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप ले लो और ये फैक्ट्री वापस चलाओ। तो ये लोगों की पूरी बोले तो आपका नाम रहेगा, नहीं तो ये बिरला ग्रुप का नाम ये पूरा जाने के इसमें गया है। तो कई मांगों को लेकर हिंद कामगार संगठन के परचम तले 90 दिन हो रहा है लगभग इन्हें यहाँ पर आंदोलन करते हुए, लेकिन राज्य सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। और अब यश बिरला, जेनित बिरला जिसके मालिक यश बिरला साहब हैं, और उनकी जो उदासीनता है वो उसके बारे में ये जिक्र कर रहे थे। और इनका कोई विरोध राज्य सरकार से नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इनकी मांग है कि इनके कंपनी को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाए, ताकि जिन परिवारों के सर पर भूखमरी की तलवार लटक रही है उससे उन्हें निजात मिल सके। और अब अपने परिवार के साथ इन्होंने जो सपना देखा था, उस सपने से इन्हें वंचित न किया जाए। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते चलें कि आपके इलाके में इस तरह की कोई घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, या आप भी किसी द्वारा सताए हुए पीड़ित हो, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे आज के इस सफ़र में इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।